जय हिंद। देखिए, आज के वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं गति के नियम चैप्टर, जिसका ये सेकंड क्लास है। मैंने फर्स्ट क्लास पहले लेक्चर में कंप्लीट कर चुका हूँ, तो जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके प्लीज़ देख लें। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूटन के सेकंड नियम और मोमेंटम यानी संवेग, आवेग और न्यूटन के थर्ड नियम। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपके लिए एक छोटा सवाल यह है कि द चेंज इन मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, यानी कि हिंदी में किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन बराबर होता है। आपके ऑप्शंस हैं ए फोर्स, बी एक्सेलरेशन, 3 इम्पल्स और मोमेंटम। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा आप मुझे कमेंट करके बताएं। अगर ये चैप्टर पढ़ चुके हैं तो, अगर नहीं पढ़े हैं तो बने रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं। न्यूटन के सेकंड नियम स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे मोमेंटम बताऊंगा, क्योंकि न्यूटन के सेकंड नियम में मोमेंटम का यूज़ है। तो मोमेंटम, जिसको हिंदी में बोला जाता है संवेग, होता क्या है संवेग? संवेग किसी भी वस्तु का रैखिक संवेग। देखिए, यहाँ पे संवेग का जो मतलब है वो रैखिक संवेग से है। ठीक, जब आप सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप एंगुलर संवेग पढ़ेंगे, यानी कि कोणीय संवेग। ठीक है, तो हम यहाँ पे रैखिक संवेग की बात कर रहे हैं। ठीक, किसी वस्तु का जो रैखिक संवेग होता है वो उस वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणा के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, वेग और द्रव्यमान, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है और ये v वेग से मूव कर रहा है, तो इसका जो संवेग होगा, संवेग को किससे डिनोट करते हैं? p से डिनोट करते हैं। और ये कैसा क्वांटिटी है? सदिश राशि है। सदिश राशि इट मीन्स वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, मैंने PDF बहुत अच्छा से बनाया है। आप ज़रूर जो भी आप बनाते हैं कॉपी वगैरह, वो आप बना लीजिएगा अपना रफ या फिर जो भी आप बनाते हैं, क्योंकि आपको हेल्प करेगा ये एग्ज़ाम में बहुत सारा। ठीक है, तो मोमेंटम का ये आपका डेफिनेशन हुआ। अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो इंग्लिश में लिख लीजिएगा, हिंदी में पढ़ते हैं तो हिंदी में लिख लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसे P से सूचित किया जाता है और इसका डायमेंशन, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं विमा। विमा बताने से पहले इसके फॉर्मूला पे चलते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला, यानी कि रैखिक संवेग का फॉर्मूला। रैखिक संवेग को डिनोट किससे करते हैं? P से। ठीक, रैखिक संवेग को P से डिनोट किया जाता है और P इज इक्वल टू क्या होता है? m इंटू V। ठीक, मास यानी द्रव्यमान गुना वेलोसिटी, ये इसका फॉर्मूला हुआ। ठीक, ये बचपन वाला फॉर्मूला है, हिंदी में इसको बोलते हैं द्रव्यमान। 9th क्लास में अगर आप लोग पढ़े होंगे तो पता होगा, हिंदी में मास को बोलते हैं द्रव्यमान और वेलोसिटी को बोलते हैं हम लोग वेग। ठीक, तो ये आपका लीनियर मोमेंटम का ये फॉर्मूला हो गया। ठीक, आप इस फॉर्मूले को रिटर्न कर लें, याद कर लें। SI यूनिट की बात करते हैं तो फॉर्मूला से इसका SI यूनिट आएगा। फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू mv। ठीक, m क्या होता है जी? द्रव्यमान, और द्रव्यमान का SI यूनिट क्या होता है? SI मात्रक होता है kg। ठीक, वेग जो होता है वो डिस्टेंस, यानी कि दूरी या विस्थापन बोल दो आप, विस्थापन बटा में समय के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? विस्थापन बटा में समय के बराबर होता है। विस्थापन का SI यूनिट भी आपका होता है मीटर, टाइम का होता है आपका सेकंड। तो इस तरह से P को आप क्या लिख सकते हैं? P का SI यूनिट क्या लिख सकते हैं? द्रव्यमान के लिए हम लोग kg लिखते हैं, तो द्रव्यमान का हो जाएगा kg, और वेग का क्या होगा? मीटर पर सेकंड, तो इसके साथ गुना कर देंगे, मीटर पर सेकंड। तो ये आपका हो जाएगा किसका? लीनियर मोमेंटम, यानी कि रैखिक संवेग का SI यूनिट क्या हो जाएगा? kg मीटर पर सेकंड। ठीक है, अच्छा, SI यूनिट मैंने पहले इसलिए बताया क्योंकि इसका डायमेंशन जो होता है उसके SI यूनिट से ही बनता है। ठीक, तो अब आते हैं इसके डायमेंशन पे। ठीक, डायमेंशन के लिए हम लोग को SI यूनिट फाइंड होना चाहिए। SI यूनिट क्या होता है इसका? SI यूनिट क्या होता है? kg मीटर पर सेकंड। अच्छा, डायमेंशन को हम लोग कैसे एक ब्रैकेट से डिनोट करते हैं? ब्रैकेट के अंदर ही लिखा जाता है डायमेंशन। ठीक, डायमेंशन इट मीन्स बीमा।
ठीक, अगर आपको डायमेंशन का कोई अता पता नहीं है तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर यूनिट एंड डायमेंशन जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे आपको डायमेंशन के बारे में मिल जाएगा। ठीक है, अब बताओ केजी किस चीज़ को मेज़र किया जाता है? केजी में द्रव्यमान को, मास को, मास का ही तो होता है बउआ केजी, और मास के लिए हम लोग डायमेंशन यूज़ करते हैं एम। ठीक है, मीटर किसको मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है? लेंथ को। लेंथ इट मीन्स दूरी। ठीक है, और लेंथ के लिए हम लोग डायमेंशन यूज़ करते हैं एल। ठीक है, और सेकंड तो आपको टाइम के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक, सेकंड किसके लिए यूज़ किया जाता है? आपका टाइम के लिए यूज़ किया जाता है, और टाइम को हम लोग डायमेंशन के तौर पे टी से डिनोट करते हैं, कैपिटल टी। ठीक, अब ज़रा ध्यान से देखिए, इस चीज़ को आप बढ़िया से लिख सकते हैं केजी मीटर सेकंड के पावर -1। कैसे लिख सकते हैं? एक फॉर्मूला पढ़े होंगे बचपन में कि a के पावर -1 जो होता है वो 1/a हो जाता है। घातांक और करनी, घात और घातांक इंग्लिश में इसको बोलते हैं पावर, हाँ पावर ही बोला जाता है। ठीक है, एक्सपोनेंट एंड पावर। ठीक है, उसमें एक फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे 1/सेकंड को मैंने लिख दिया है सेकंड के पावर -1। ठीक, अब केजी के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा? एम। कितना एम है? केजी कितना है? यहाँ पे एक ही है तो सिंगल 1 एम। ठीक है, लेंथ के लिए, मीटर के लिए हम लोग यूज़ करेंगे एल, और कितना मीटर है? सिंगल मीटर है तो एल के पावर 1, और सेकंड के लिए टी यूज़ करेंगे और सेकंड के पावर -1। ये हो गया आपका डायमेंशन लीनियर मोमेंटम का, m1 l1 t -1, या कोई टीचर इसको डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं m l t पावर -1 बस। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान दें, 1 आप शो कर सकते हैं या नहीं भी, लेकिन -1 आपको शो करना ही पड़ेगा। ठीक है, -1 आपको शो करना ही पड़ेगा। तो ये था आपका लीनियर मोमेंटम या फिर मोमेंटम, और इसका SI यूनिट यानी कि SI मात्रक इसको किससे डिनोट करते हैं? सदिश राशि होता है। सदिश राशि इट मीन्स इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी होता है एंड इसमें डायरेक्शन भी होता है। ठीक, तो ये आपका था लीनियर मोमेंटम। अच्छा, लीनियर मोमेंटम का यूज़ पड़ता है आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, इसलिए मैंने लीनियर मोमेंटम पहले बताया। अब आगे बढ़ते हैं न्यूटन का सेकंड नियम की तरफ। अच्छा, सेकंड नियम के बताने से पहले मैंने यहाँ पे एक टॉपिक लिया है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। होता क्या है चेंज इन लीनियर मोमेंटम? चेंज के लिए हम लोग डेल्टा का यूज़ करते हैं। 11th क्लास में सब लोग डेल्टा का यूज़ किया जाता है चेंज के लिए। जब भी चेंज आएगा डेल्टा, चेंज इन लीनियर मोमेंटम मतलब डेल्टा चेंज के लिए हम लोग डेल्टा का यूज़ करते हैं। अगर चेंज इन वेलोसिटी बोला जाएगा तो डेल्टा भी। ठीक है, चेंज इन फोर्स बोला जाएगा डेल्टा एफ। ठीक, तो ये चेंज कुछ शो करता है डेल्टा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं इसको इरेज कर लेता हूँ मैं। मान लेता हूँ कि एक गाड़ी जो है वो चलना स्टार्ट किया, तो इनिशियली उसका कुछ वेलोसिटी होगा, प्रारंभिक वेग जिसको बोलते हैं। माना कि इसका प्रारंभिक वेग u है, और जब मैंने गाड़ी को लास्ट टाइम देखा इसका अंतिम वेग भी है। इसको क्या बोलते हैं? प्रारंभिक वेग, और इसको क्या बोला जाता है? अंतिम वेग। ठीक, और इसका द्रव्यमान कितना है? m है। ठीक, तो मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम यानी संवेग होता क्या है? जब इसके पास वेग होगा तो वेग और मास का गुना ही तो होता है द्रव्यमान, और वेग का गुणनफल ही तो होता है आपका संवेग। तो अगर आपका इनिशियल वेलोसिटी यानी कि प्रारंभिक वेग u है, तो इसका संवेग क्या हो जाएगा? m इंटू यू। इसको मैंने PI बोला, I फॉर इनिशियल यानी कि प्रारंभिक। ठीक है, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक। इनिशियल के लिए PI से डिनोट किया। अब उसका कुछ फाइनल वेलोसिटी हो गया v, तो इस समय भी संवेग हम लोग निकालेंगे P m इंटू वेग से ही, मास द्रव्यमान इंटू वेग। द्रव्यमान इसका कितना है?
वही है, और अंतिम वेग जो है वो भी है। इसको मैंने डिनोट किया PF से। F फॉर फाइनल, इट मीन्स अंतिम, अंतिम संवेग और प्रारंभिक संवेग। और चेंज के लिए हमेशा हम लोग किससे यूज़ करेंगे, याद रखिएगा, जब भी चेंज आएगा हम लोग अब यूज़ करेंगे डेल्टा से। तो डेल्टा P यानी कि इसको बोलेंगे चेंज इन मोमेंटम, यानी कि रैखिक मोमेंटम, रैखिक संवेग में परिवर्तन। ठीक है, होगा क्या, फाइनल यानी कि अंतिम में से प्रारंभिक को घटा देंगे। क्या होगा अंतिम, M भी, प्रारंभिक क्या है MU, दोनों में से M कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा V माइनस U, यही आपका डेल्टा P हो जाएगा। इट मीन्स चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होगा। इसी को चेंज इन मोमेंटम बोला जाता है। बताने के पीछे मेरा उद्देश्य क्या है, ये सारे चीज़ न्यूटन के सेकंड लॉ में इन सब का काम पड़ने वाला है, इसीलिए मैंने ये सब चीज़ बता दिया है। ठीक है, अब फाइनली हम लोग बढ़ते हैं न्यूटन के सेकंड नियम के तरफ। तो आगे बढ़ते हैं और ये आपके सामने दिखाई दे रहा होगा न्यूटन का सेकंड नियम। ठीक है, यहाँ पे देखिए न्यूटन का द्वितीय नियम क्या होता है इंग्लिश में, द फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट। ठीक है, रेट का मतलब समझिएगा आप, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जब भी आपके पास रेट दिखाई दे, ठीक है, तो डिवाइड में आपका टाइम जाना एक बिल्कुल ज़रूरी है। जैसे आप एक्सेलरेशन में पढ़े होंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का चेंज करके आप टाइम से डिवाइड देते थे, उसी तरह से जब भी रेट आपके सामने आए इट मीन्स डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक, दर हिंदी में अगर आप पढ़ते हैं तो इसको दर बोला जाता है। दर इट मीन्स एक सेकेंड में, प्रति सेकेंड में जो वेग संवेग में परिवर्तन होता है वो किसके बराबर होता है, बल के बराबर होता है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है, न्यूटन सेकंड लॉ गिव्स द फार्मूला फोर्स। हाँ, जो फार्मूला फोर्स आता है, फोर्स का फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, F इज इक्वल टू ma जो होता है वो न्यूटन के सेकंड लॉ से ही निकल के आता है। मैं यह डेराइव भी कराऊंगा। ठीक है, और न्यूटन के फर्स्ट लॉ से मास का कॉन्सेप्ट यानी द्रव्यमान का कॉन्सेप्ट मिलता है। जड़त्व तो आप पढ़े ही होंगे, फर्स्ट लेक्चर मैंने जड़त्व पे ही लिया है और न्यूटन का फर्स्ट नियम पे। ठीक है, तो वो जो पूरा न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो मास का कॉन्सेप्ट यानी द्रव्यमान का कॉन्सेप्ट देता है, और न्यूटन के सेकेंड लॉ से हमको बल का फॉर्मूला मिलता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिएगा यहाँ पे देखिए, ये जो लड़की है ये लॉन्ग जंप कर रही है। ठीक है, लॉन्ग जंप कर रही है, और लॉन्ग जंप करते हुए यहाँ पे नीचे आपको सैंड दिखाई दे रहा होगा यानी बालू है। ठीक है, आप लोग भी कभी लॉन्ग जंप लगाए होंगे तो आपको पता होगा कि बालू पे लॉन्ग जंप लगाना चाहिए। ठीक है, बालू क्या करता है, आपको फोर्स कम लगने देता है। क्या होता है कि ये जो लड़की है दौड़ते दौड़ते आ रही है, तो कुछ मास है इसका, इस लड़की का कुछ न कुछ द्रव्यमान है, और मान लेते हैं लड़की का द्रव्यमान जो है वो m है, और ये कुछ वेग से चल के आ रही है तो इसका वेग जो है वो भी है। ठीक है, और जैसे ही ये दौड़ के आई और जंप लगा के बालू में कूदी, ठीक है, तो जितना जल्दी इसका मतलब संवेग जीरो होगा, ठीक है, जितना जल्दी इसका संवेग जीरो होगा उतना ज़्यादा इसको चोट लगेगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर सैंड बिछाया जाता है ताकि इसका संवेग जीरो में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगे, संवेग जो है वो चेंज होने में इसको ज़्यादा टाइम लगे, और जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतना ही कम इसको चोट लगेगा, इसीलिए बालू बिछाया जाता है, गद्दा बिछाया जाता है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए ज़रा, ज़्यादा बेटर से समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए, ये देखिए हाई जंप करता हुआ ये बंदा है। ठीक, यहाँ पे गद्दा बिछा दिया गया है, गद्दा बिछाने से क्या होगा, ये गिरेगा। ठीक है, तो इसका कुछ मोमेंटम जो होगा ना, ये गद्दा जो होगा एब्जॉर्ब कर लेगा, और इसको संवेग जीरो होने में, जैसे ये गिरेगा तो इसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, वेग जो होगा जब इससे टकराएगा तो इसका वेग, आदमी का वेग कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो वेग शून्य होने में जितना ज़्यादा समय लगेगा उतना ही कम चोट इसको लगेगा। न्यूटन का सेकंड नियम कहता क्या है कि फोर्स जो होता है, बल जो होता है, एक मिनट मार्कर का कलर, फोर्स जो होता है, बल जो होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ
मोमेंटम यानी कि संवेग में परिवर्तन की दर के, यानी कि टाइम जितना ज़्यादा लगेगा फोर्स उतना कम लगेगा। ठीक है, ये जितना ज़्यादा लगेगा ये उतना ही कम लगेगा। एक दूसरे का कट्टर दुश्मन, अगर फोर्स यानी कि ये खुश रहा तो ये दुखी हो जाएगा, और ये खुश हुआ तो ये दुखी हो जाएगा। ये एक दूसरे का एकदम कट्टर विरोधी है। उसी तरह से टाइम का वैल्यू बढ़ेगा तो ये घटेगा। लेकिन मोमेंटम का दोस्त है, ऊपर वाले का दोस्त है। अगर मोमेंटम बढ़ेगा संवेग तो फोर्स भी बढ़ेगा। जितना तेज़ी से ये गिरेगा उतना ज़्यादा इसको चोट लगने वाला है। जितना तेज़ी से दौड़ के ये लड़की आएगी उतना ज़्यादा इसके पैर में चोट लगने वाला है। कई का तो पैर भी टूट जाता है। ठीक है, तो लॉन्ग जंप और हाई जंप वही कर पाते हैं जिनका वेट एक्यूरेट होता है हाइट के हिसाब से। ठीक है, तो ये है आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट एग्जांपल एक और देख लो। यहाँ पे देखो सेम एग्जांपल है। ये बंदा जो है दौड़ के आ रहा है, दौड़ते हुए आ रहा है, और जितना स्पीड ये गिरेगा उतना ज़्यादा चोट लगेगा, जितना स्पीड गिरेगा। लेकिन इसीलिए सैंड भी बिछा दिया जाता है कि इसको चोट कम लगे। ठीक, क्योंकि ये कुछ ना कुछ टाइम को बढ़ा देता है ताकि आपको फोर्स कम लगे। यहाँ पे मैंने डेरिवेशन तो लिखा है लेकिन एग्जांपल दिखा दिया है। खैर, एक डेरिवेशन नेक्स्ट पेज पे करेंगे। आगे बढ़ते हैं और डेरिवेशन देखते हैं इसका। ठीक, चलिए, तो न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कोई एक ये ऑब्जेक्ट है, ये एक ये आपको एक ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है जिसका मास जो है वो m है। ठीक है, ये इनिशियली मतलब प्रारंभ में u वेलोसिटी से चल रहा है, यानी वेग से चल रहा है, और t समय बाद कितना समय बाद, t समय बाद यही मास यानी द्रव्यमान का वेग जो है वो चेंज होके भी हो जाता है। ठीक है, तो अभी तो मैंने वेग में परिवर्तन बताया था कि अगर इस पे फोर्स लगेगा, तुम ये सोचो तुम यहाँ पे खड़े हो, मान लो कि तुम यहाँ पे खड़े हो, ठीक, एकदम ज़ीरो वेलोसिटी से, और तुम्हारा दोस्त तुमको पीछे से आके ऐसे धक्का दे दे, तो तुम्हारा वेग कुछ ना कुछ बढ़ेगा या घटेगा? वेग बढ़ेगा, यानी संवेग बढ़ेगा। संवेग क्या होता है? मास इंटू वेग, द्रव्यमान इंटू वेग। आप पहले जीरो से खड़े थे, मतलब चल ही नहीं रहे थे, आपका वेग जो था वो 0 मीटर पर सेकंड था। जैसे ही आपको धक्का मिला, आपका कुछ ना कुछ संवेग बढ़ा होगा, तो इस बीच आप में संवेग परिवर्तन भी हुआ होगा। उसी तरह से ये ऑब्जेक्ट जो है, मास जो है, द्रव्यमान जो है, उसको मैंने F फोर्स लगाया, तो इसका जो वेग है, जो भी वेग से ये चल रहा था, वो बढ़ के भी हो गया। अब मेरे को नहीं पता, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। अगर आगे से मैं फोर्स लगाऊं तो घट जाएगा वेग, पीछे से फोर्स लगाया तो बढ़ गया। तो ये बोला गया क्या कि F जो होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ संवेग। ठीक है, चेंज ऑफ संवेग मैंने अभी बताया था। चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है? अभी मैंने बताया था पिछले उस पे, देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, यहीं पे ये ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया था कि चेंज इन मोमेंटम क्या होता है। ठीक, क्या होता है? m इंटू भी एम भी माइनस एम यू होता है, ये आपका चेंज इन मोमेंटम। तो इसी का यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ करूँगा कि फोर्स जो होगा वो किसके बराबर होगा? एम भी माइनस एम यू। लेकिन इसका रेट बोल रहा है, और जब भी मैंने बोला कि रेट की बात आए, मैं डिवाइड दूंगा टी से। ठीक है, रेट हमेशा क्या होता है? टी से डिवाइड होता है। आगे बढ़ते हैं, तो फोर्स जो होगा, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हम लोग हटाते हैं और कोई कांस्टेंट यूज़ करते हैं जिसको नियतांक बोला जाता है, के। अब न्यूटन साहब जो थे वो उस समय के का यूज़ किए थे, इसीलिए हम लोग भी के का ही यूज़ कर रहे हैं। अब कोई कमेंट नहीं करेगा कि के ही क्यों सर। ठीक है, के इसीलिए क्योंकि न्यूटन सर उस समय के ही यूज़ किए थे और इसका कुछ वैल्यू भी कैलकुलेट करके बुलाए थे। खैर, यहाँ पे दोनों में m कॉमन ले लो। m कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? m इंटू इधर बचेगा v माइनस यू बाई टी।
एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, v माइनस यू बाई टी किसका फॉर्मूला होता है? एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण का फॉर्मूला होता है। इट मीन्स f जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? k m, और इस पूरे के जगह मैं a लिख देता हूँ। और न्यूटन साहब ने k जो था उसको माना था नियतांक, ठीक है, और इसका वैल्यू रखे थे वहाँ पे, k का वैल्यू जो था वो 1 रखे थे। तो आपका f जो फॉर्मूला आया था m इंटू a आया था। आपसे पूछा जा सकता है कि न्यूटन के द्वितीय नियम में नियतांक का मान कितना होता है? तो k का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। न्यूटन के द्वितीय नियम से किसका सूत्र या फिर किसका कॉन्सेप्ट प्राप्त होता है? तो हमें बल का कॉन्सेप्ट प्राप्त होता है न्यूटन के द्वितीय नियम से। फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू एम ए। लेकिन हर जगह ये फॉर्मूला नहीं लगता है, ये तो बच्चा वाला था, 9th क्लास में हम लोग ये सब पढ़े थे, ठीक है। अगर आप लोग 11th-12th मतलब BSc नर्सिंग के लिए आप लोग को ये कॉन्सेप्ट नहीं आता है, ठीक है। BSc नर्सिंग में आपका ये कॉन्सेप्ट आता है, फोर्स जो होता है वो जो होता है वो इक्वल होता है किसके? एम डी वी बाई डी टी और प्लस भी डी एम बाई डी टी, ये फोर्स का बड़ा सा इक्वेशन आता है, ठीक है, BSc नर्सिंग में, ठीक। तो इससे आज तक तो ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं इससे रिलेटेड, तो मैं बता नहीं रहा हूँ। अगर क्वेश्चन में भी आ जाए तो मैं जब क्वेश्चन प्रॉब्लम वाला लेक्चर लूँगा तो मैं इससे बढ़िया से इस पे बात करूँगा, ठीक है। हालांकि इस पे क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक, लेकिन फिर भी अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंशिएशन वगैरह यूज़ हुआ है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, और ये था आपका न्यूटन का सेकंड लॉ, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा, ये आगे आ गया हमारा इम्पल्स। इम्पल्स को हिंदी में क्या बोला जाता है? आवेग। होता क्या आवेग? आवेग, अगर मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका द्रव्यमान जो है वो m है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, इसका द्रव्यमान m है, द्रव्यमान हो या ना हो, अगर इस पे फोर्स लगाएं और कितने देर तक लगाएं? t, मान लो t समय तक इस पे कुछ फोर्स लगाया गया, तो t और f का जो गुणनफल होता है इसी को बोलते हैं हम लोग इम्पल्स यानी कि आवेग। आवेग क्या होता है? इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द टाइम इन द ड्यूरेशन इट विल अप्लाई, मतलब जितने देर तक टाइम लगेगा और जो बल लगाया जाएगा, बल और समय का जो गुणनफल होगा उसी को आवेग बोला जाता है। आई होप ये तो इजी कॉन्सेप्ट था। फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? आवेग इम्पल्स को किस से डिनोट करते हैं? आई से, मैक्सिमम टाइम्स आई से ही डिनोट किया जाता है। इम्पल्स इक्वल क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू टाइम, ठीक है। इम्पल्स, फोर्स को हम लोग F से डिनोट करते हैं, टाइम को T से, तो इम्पल्स का फॉर्मूला हो गया F इंटू टी, ठीक है। SI यूनिट क्या हो जाएगा? SI यूनिट, फोर्स का SI यूनिट आपको पता होना चाहिए। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई? MA, M का kg, एक्सेलरेशन यानी त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो फोर्स का क्या हो जाएगा? kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को दूसरा नाम से बोला जाता है न्यूटन। इसी का दूसरा नाम क्या है? न्यूटन, ठीक है। अब न्यूटन साहब ने पूरा बल का खोज किया, बल के बारे में बताया, तो इस SI यूनिट को उन्होंने बोल दिया कि ये मेरे नाम का होगा। तो फोर्स का SI यूनिट होता है न्यूटन और टाइम का होता है सेकेंड। तो आप इम्पल्स का SI यूनिट क्या लिख सकते हैं? SI यूनिट ऑफ आवेग, आवेग का क्या हो जाएगा? आप ऐसे भी लिख सकते हैं kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड, ठीक है। सेकंड से सेकंड एक मर जाएगा, बचेगा क्या? kg मीटर पर सेकंड। ये भी ऐसा यूनिट हो सकता है, या और में करके आप न्यूटन सेकंड भी यूज़ कर सकते हैं, तो दोनों इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा, ठीक। अब जो भी आप नोट्स बनाते हो उसमें क्लियरली लिख लीजिएगा दिस और दिस आर द SI यूनिट ऑफ इम्पल्स, ठीक है। कैसे आता है मैंने सारा डिफाइन कर दिया है बढ़िया से, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इस चीज़ में कि कैसे क्या हो रहा है।
हालांकि मैं हर एक चीज़ को कॉन्सेप्ट से बताऊंगा बिल्कुल अच्छी तरह से, और मैं ये वादा करता हूँ कि जितना आपको पेड कोर्सेज में कोई भी टीचर बताएंगे उससे कम तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा, ठीक है। उससे ज़्यादा ना हो या ना हो, लेकिन उससे कम तो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, ठीक है। मैं पैसे की अहमियत समझता हूँ दोस्त, इसीलिए बस बने रहो मेरे साथ। ये था आपका आवेग, आवेग का फॉर्मूला हुआ। आगे बढ़ते हैं और डायमेंशन की बात करते हैं। डायमेंशन इट मीन्स वीमा। वीमा के लिए हमको एसआई यूनिट पता होना चाहिए। एसआई यूनिट क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड, याद रखना, नेक्स्ट पेज में हम लोग यूज़ करेंगे। डायमेंशन इट मीन्स वीमा, ठीक। वीमा के लिए एसआई यूनिट क्या होता है? इम्पल्स का। इम्पल्स का एसआई यूनिट अभी मैंने बताया है, क्या होता है? न्यूटन मीटर पर सेकेंड, ठीक है। न्यूटन मीटर पर न्यूटन मीटर पर सेकेंड नहीं, न्यूटन मीटर होता है, या केजी मीटर पर सेकेंड। केजी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एम, इसको बढ़िया से लिख लो तो केजी हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, सेकेंड के पावर -1 हो जाएगा। केजी के लिए हम लोग एम यूज़ करेंगे, मीटर जो होता है वो लेंथ के लिए, तो लेंथ के लिए हम लोग एल यूज़ करेंगे, और सेकेंड जो होता है वो टाइम के लिए, तो टाइम के लिए हम लोग टी यूज़ करेंगे। केजी कितना है? 1, तो मास के ऊपर 1, लेंथ के ऊपर 1, और सेकेंड कितना है? -1, तो इसके पावर -1, ठीक है। तो ये आपका इम्पल्स का डायमेंशन हुआ। अच्छा, ये चीज़ मेरे को लग रहा है कि मैंने कहीं कहीं देखा है, दिखाओ कहाँ? देखो, मैंने जब बताया था संवेग बताया था, तो वहाँ पे मैंने इसका डायमेंशन निकाला था संवेग का। ये देखो यहाँ पे, ये देखो डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या दिया हुआ है भाई? क्या है? mlt-1, ठीक है, mlt-1, और मैंने यहाँ पे निकाला भी है क्या? mlt-1। तो संवेग का डायमेंशन आवेग के डायमेंशन के बराबर है। याद रखो, नोट पॉइंट, ये नोट पॉइंट हुआ कि डायमेंशन ऑफ संवेग जो होगा आपका, डायमेंशन ऑफ संवेग जो होगा वो किसके बराबर होगा? डायमेंशन ऑफ आवेग के बराबर, ठीक है। और मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही एक क्वेश्चन दिया था, ठीक है। अगर आपको उसका आंसर नहीं आता है, बहुत लोग गूगल करके भी दे देंगे, कोई दिक्कत तो है नहीं, लेकिन देखो मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी बताऊँगा, ठीक, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं, ये था आपका डायमेंशन। आगे बढ़ते हैं, और ये है आपके सामने नेक्स्ट स्लाइड, मोमेंटम इम्पल्स कंजर्वेशन, आवेग संवेग संरक्षण, ठीक है। होता क्या आवेग संवेग संरक्षण? द चेंज इन मोमेंटम, किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन जो होता है उस वस्तु के आवेग के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? किसी भी वस्तु का जो मोमेंटम में चेंज होता है, यही आपका क्वेश्चन है फर्स्ट स्लाइड में, कि जो मोमेंटम चेंज होता है वो किसके बराबर होता है? तो वो किसके बराबर होता है? आवेग के बराबर होता है, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम हमेशा आवेग के बराबर होता है। होता कैसे है? आइए देखते हैं। हम लोग पढ़े हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। न्यूटन के सेकेंड लॉ से अभी हम लोग पढ़े हैं कि फोर्स जो होता है, यानी कि कोई भी वस्तु पे जो बल लगता है वो किसके बराबर होता है? वो किसके बराबर होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके बराबर? चेंज इन मोमेंटम mv-u/t के बराबर होता है, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी को हटाते थे तो k यूज़ करते थे, और अच्छा इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा mv-mu/t। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। k जो होता है कांस्टेंट होता है, अभी हम लोग बात कर चुके हैं न्यूटन के सेकेंड नियम में कि k जो होता है वो वहाँ पे कांस्टेंट होता है। k का वैल्यू पूछा जाए तो k का वैल्यू 1 बोलोगे। k का वैल्यू जैसे ही यहाँ पे पुट करेंगे तो बल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? mv-mu/t। k का वैल्यू 1 रखते हैं, 1 तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम नंबर आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे t डिवाइड में है, इधर जाएगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इट मीन्स फोर्स इनटू टाइम हो जाएगा इधर, और इधर क्या बचेगा? mv
एम यू, ठीक है, एम बी माइनस एम यू। एम बी को मैंने क्या बोला था, फाइनल मोमेंटम, पी एफ को मैंने एम बी बोला था, पी आई को हम लोग एम यू बोल रहे थे, ठीक है। तो आखिर में हुआ क्या, एफ टी को हम लोग क्या बोल रहे थे, इम्पल्स, याद है, आवेग को बल इंटू समय बोले थे। तो आवेग जो होगा आई इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, एम बी यानी कि फाइनल मोमेंटम, और माइनस यहाँ पे एम यू, ओ सॉरी यहाँ पे यू कर लो, ठीक है, एम यू इट मीन्स इनिशियल मोमेंटम। तो मोमेंटम में जो चेंज होता है वो किसके बराबर होता है, इम्पल्स के बराबर होता है। नोट पॉइंट, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और आप लोग सोचते होंगे कि पैरामेडिकल का क्वेश्चन बहुत आसान होता है, लेकिन पिछला बार का एग्ज़ाम का ज़रा क्वेश्चन उठा के बना लेना, हालत ख़राब हो गया था, ठीक है। तो ये सब कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, ये था चेंज इन लीनियर मोमेंटम किसके बराबर होता है, आवेग के बराबर, यानी इम्पल्स के बराबर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और न्यूटन के थर्ड लॉ की तरफ चलते हैं। सो ये है आपके सामने न्यूटन का थर्ड लॉ। व्हाट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ? देखिए, न्यूटन का थर्ड लॉ होता क्या है, प्रत्येक क्रिया बल के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया बल होता है, लगता है। एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ओपोजिट रिएक्शन। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक लड़का है और ये जो है, तो मान लेते हैं कि ये कोई लड़का है और यहाँ पे ये एक और लड़का है, ठीक है। दो लड़के हैं, सॉरी, ये दो लड़के हैं और अगर मान लो कि ये इस पे फोर्स लगाता है, इस बंदे को मान लेते हैं, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। तो ये जो है इस पे जैसे ही फोर्स लगाएगा, ये इसको एक थप्पड़ लगाया तो ये भी इसको एक थप्पड़ लगाएगा। अब गांधी जी वाला ज़माना तो है नहीं कि एक थप्पड़ लगाएंगे तो दूसरा गाल आगे किया जाएगा, ऐसा नहीं, ठीक है। जैसे ही ये इसको एक थप्पड़ लगाया, ये लड़का भी इसको एक थप्पड़ लगाएगा। तो ये फोर्स का डायरेक्शन देखो, ये इस पे लगा रहा है और ये इस पे लगा रहा है, तो जितना ज़ोर से ये मारेगा उतना ही ज़ोर से ये भी मारेगा। इसी को बोलेंगे न्यूटन का सेकेंड लॉ। लेकिन डायरेक्शन देखो, दोनों तो इक्वल है एक दूसरे के, लेकिन इसका डायरेक्शन इधर है और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए माइनस साइन लगाया जाता है। यह है न्यूटन का थर्ड लॉ कि अगर आप फोर्स लगाते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे तो वो ऑब्जेक्ट भी आप पे उतना ही फोर्स लगाएगा, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, स्विमर जो होते हैं वो स्विमिंग करते हैं, तो कैसे करते हैं भाई, वो क्या करते हैं कि वाटर पे अपना फोर्स लगाते हैं हाथ से। ये देखो, हाथ से अपना यहाँ पे ऐसा फोर्स लगाया तो वाटर भी ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको फोर्स लगाएगा। जैसे ये पैर से वाटर को पुश करेगा तो पानी भी इसको इस तरफ पुश करेगा और ये आगे मूव करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा। तो ये तरह स्विमर जो होते हैं इसी तरह से वर्क करते हैं। आदमी भी ऐसे ही चलता है, आदमी चलता भी ऐसे ही। मान लो ये मैन है और इसका ये पैर है, ठीक है। ये पैर जो है जैसे ही ज़मीन पे पटकता है, ठीक है, ये ज़मीन जो है इस पे भी फोर्स लगाता है तो आदमी आगे बढ़ता है, गिरने लगता है। इसीलिए गिरने से बचने के लिए वो दूसरा पैर आगे निकालता है, दूसरा पैर आगे निकाल के फिर से वो पटकता है, ठीक है। तो फिर से अर्थ उस पर फोर्स लगाती है और फिर वो गिरने लगता है। तो इसी तरह से ये मैकेनिज्म चलता है, ये आगे बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, ठीक है। अगर ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट, ठीक, तो आदमी के चलने के पीछे ये कॉन्सेप्ट वर्क करता है। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। ये आपके सामने दिखाई दे रहा है बलून जब आप फुला के मतलब छोड़ते हो तो देखना वो ऊपर भागता है, एमलेसली जिधर मन उधर भागने लगता है। होता क्या है कि जैसे ही बलून हवा रिलीज़ करता है, जैसे ही हवा रिलीज़ करेगा तो ये हवा पे फोर्स लगाएगा और आसपास के हवा जो होता है बलून पे उतना ही फोर्स लगाता है। इसीलिए जो होता है ये ऊपर की तरफ मूव करने लगता है। जब भी बलून देखना हवा भर के छोड़ना, ये उधर उधर उड़ने लगता है, ठीक है। तो ये सेम फोर्स लगता है न्यूटन के थर्ड लॉ के चलते, ये इसीलिए मूव करने लगता है। नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे गन वाला देख लो। गन जैसे ही गोली फायर करता है,
बुलेट फायर होता है, गन पर भी एक फोर्स लगता है। गन जो होता है वो बुलेट पे फोर्स लगाता है और बुलेट जो है वो गन पे एक फोर्स लगाती है। इसीलिए देखना जब भी आप बंदूक से गोली छोड़ोगे वो रिकॉइल देता है। इसको प्रतिक्रिया वेग बोलते हैं और प्रतिक्रिया बल बोलते हैं। जो बल इस पे लगा इसको बोलते हैं प्रतिक्रिया बल, रिकॉइल फोर्स बोलते हैं इसको, रिकॉइल फोर्स। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिक्रिया बल। और जिस वेलोसिटी से ये पीछे मूव करता है उस वेलोसिटी को बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। ठीक, रिकॉइल वेलोसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और नेक्स्ट क्लास में जब पढ़ेंगे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, संवेग संरक्षण, तो इस पे बेस्ड हम बहुत सारे क्वेश्चन बनाने वाले हैं। ये रिकॉइल वेलोसिटी फाइंड कीजिए, रिकॉइल फोर्स फाइंड कीजिए। ठीक है, तो यहीं तक का था आज का लेक्चर। आई होप बढ़िया से आपको समझ में आया होगा। अगर आया हो तो ज़रूर हमारे साथ आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है।